फिल्म की शुरुआत सन 1981 में एम्बर नाम के होटल से होती है। इसी होटल में निंगरूम नाम की एक औरत आती है। ये उसका यहाँ पहला दिन होता है क्योंकि वो इस होटल में काम करने आई होती है। होटल के अंदर आते ही उसकी मुलाकात होटल के मालिक सुखनीत से होती है। सुखनीत उसे काम समझाते हुए बताते हैं कि उसे दूसरी मंजिल की सफाई करनी है। साथ ही वो उसे 2-3 बार स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती हैं कि वो किसी भी हाल में तीसरी मंजिल पर न जाए, क्योंकि वहाँ रिनोवेशन और डिमोलिशन का काम चल रहा है। इसलिए उस जगह से हमेशा दूर रहना ज़रूरी है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। निंगरूम उनकी बात मानकर दूसरी मंजिल की सफाई में लग जाती है। तभी उसे ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ साफ तौर पर तीसरी मंजिल से आ रही होती है। हालांकि उसे वहां जाने से मना किया गया था, फिर भी क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा के कारण वो धीरे धीरे तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। वो कॉरिडोर का दरवाज़ा खोलती है, लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उस फ्लोर को देख ऐसा कतई नहीं लग रहा था कि वहाँ किसी भी तरह का कोई रिनोवेशन का काम चल रहा हो। वहाँ का माहौल डरावना और रूह को कपाने जैसा था। पर फिर भी निंगरूम हिम्मत करके अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे वो रोने की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करते करते एक कमरे के सामने पहुंच जाती है। ये कमरा बाकी सभी कमरों से अलग होता है, क्योंकि इसके बाहर कोई भी रूम नंबर लिखा नहीं होता, जो उसे थोड़ा अजीब था। लेकिन उसी कमरे के अंदर से रोने की आवाज़ लगातार आ रही होती है। सच्चाई जानने के लिए निंगरूम डरते डरते दरवाज़ा खोल देती है। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। कमरे के भीतर एक औरत बैठी होती है, जिसकी त्वचा, बाल और पूरा शरीर पूरी तरह सफ़ेद होता है। जैसे ही वो औरत निंगरूम को देखती है तो वो रोना बंद कर देती है, जैसे वो किसी के यहाँ आने का इंतज़ार कर रही हो। वो बेहद शांत लेकिन डरावनी आवाज़ में बस एक लाइन कहती है, 3 रातें और आधी रात। ये शब्द निंगरूम के दिल में गहरा डर पैदा कर देते हैं। वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकती और घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। अब इस बात का मतलब क्या है? 3 रातें और आधी रात। इसका मतलब हमें बाद में पता चलेगा, जिसके बाद कहानी 3 दिन बाद से शुरू होती है, जहां निंगरूम घबराई हुई अपनी बेटी से बात कर रही होती है। जहां वो बताती है कि उस सफ़ेद औरत को देखने के बाद से उसकी ज़िंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। वो कहती है कि उनके पड़ोस का एक आदमी अचानक अपने ही पैर में पेचकस घोंप लिया, उसकी मौसी ने आत्महत्या कर ली, और तो और उनकी बिल्ली बिना किसी वजह के मर गई, जिस कारण वो खुद भी अंदर से बहुत अजीब और बेचैन महसूस कर रही है। निंगरूम की बेटी उसकी बातों को सुनकर उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये सब उसकी गलतफहमी है। पड़ोस वाला आदमी पहले से ही मानसिक रूप से ठीक नहीं था, जिस कारण उसने ऐसा किया। उसकी मौसी लंबे समय से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। और बिल्ली तो बहुत बूढ़ी थी, इसलिए उसका मरना नॉर्मल था। वो माँ से कहती है कि इन सब बेकार की बातों को सोचकर डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर फिर भी डर लग रहा हो तो सोने से पहले भगवान से प्रार्थना कर लिया करे। इतना कहकर उसकी बेटी वहां से चली जाती है। निंगरूम सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसकी बेटी जो कह रही थी वो सही था। लेकिन निंगरूम के चेहरे से हमें साफ पता चल रहा था कि उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद निंगरूम अपने कमरे में चली जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी कमरे के शीशे के अंदर से वही सफ़ेद औरत धीरे धीरे बाहर निकलती है। वो निंगरूम के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो जाती है और डरावनी हरकतें करने लगती हैं, जिसका एहसास निंगरूम को ज़रूर होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती। फिर निंगरूम सोने चली जाती है। आधी रात के बाद वही सफ़ेद औरत उसके कमरे में आती है और बेहद बेरहमी से निंगरूम की पूरी चमड़ी उतार देती है और उसकी जान ले लेती है। निंगरूम की चीखें सुनकर उसकी बेटी दौड़ते हुए वहाँ आती है। अपनी माँ को इस हालत में देख डर के मारे बुरी तरह कांप जाती है, रोने और चिखने लगती है। और इसी खौफनाक दृश्य पर यह सीन कट हो जाता है। जिसके बाद कहानी 3 दिन आगे बढ़ती है। हम 2 बहनों को देखते हैं, जिनमें बड़ी बहन का नाम रैना होता है। अपने पिता की मौत के बाद दोनों बहनें अपने दादा दादी के पास रहने जा रही होती हैं। उनकी दादी और कोई नहीं बल्कि सुखनीत होती हैं, जो एम्बर होटल की मालकिन है। एम्बर होटल उनके पिता की आखिरी यादों से जुड़ी होती है, इसलिए रैना अपनी छोटी बहन के साथ वहीं रहने आती है। जैसे ही वे होटल पहुंचती हैं तो दादी सुखनीत और दादा उनका बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। बरसों बाद परिवार के मिलन से सभी बहुत खुश होते हैं। सुखनीत खुशी खुशी रैना को उसके पिता की कुछ चीज़ें सौंपती है और कहती है कि अब से इस होटल के देखभाल की जिम्मेदारी उसी को संभालनी होगी। रैना इस बात के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब हर हाल में उसे इस होटल को चलाना है। इसकी वजह यह होती है कि उनके पिताजी के देहांत के बाद अब उसकी छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी रैना पर आ चुकी है। उसकी पढ़ाई,
कॉलेज की फीस और जिंदगी के सारे खर्चे अब रैना को ही उठाने होते हैं। सुखनीत भी रैना और उसकी बहन को यही समझाती है और साथ ही उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती है कि होटल में वे कहीं भी घूम सकती हैं, लेकिन तीसरी मंजिल पर जाना मना है। वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। हालांकि इस वक्त मजदूर छुट्टी पर हैं, लेकिन उस मंजिल पर जाना बिल्कुल सही नहीं है, जिस बात को रैना बिना किसी शक और सवाल के मान जाती है। कुछ समय बाद रैना अपनी बहन का वहाँ के स्कूल में एडमिशन करवा देती है। वहाँ से निकलते वक्त उसकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त आरडो से होती है, जिससे कभी दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। आरडो अब एक रिपोर्टर बन चुका होता है। वो रैना से कहता है कि वो अपना ख्याल रखे, क्योंकि वो इन दिनों एक महिला की हत्या के केस की जांच कर रहा है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि ये असल में उसी औरत के बेरहमी से हत्या की जांच कर रहा है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। आरडो बताता है कि आज वो उसी जगह जा रहा है जहां वो औरत काम करती थी, ताकि उसे कोई सुराग मिल सके। जैसे ही वो बताता है कि वो महिला एम्बर होटल में काम करती थी, रैना ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसे इस बात का गहरा झटका लगता है, क्योंकि यही वही होटल है जहां वे रहने आए हैं। इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि उसकी दादी सुखनीत ने इस हत्या की सच्चाई उससे पूरी तरह छुपा रखी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। जिसके बाद आरडो उसके साथ एम्बर होटल आता है और दादी सुखनीत से पूछताछ करने लगता है कि वो लेडी वर्कर यहाँ कितने समय से काम कर रही थी, वगैरह वगैरह। इस पर सुखनीत शांत रहते हुए कहती हैं कि वो बस कुछ ही दिनों से यहाँ काम कर रही थी और उन्हें नहीं पता कि उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। ये सुनकर आरडो फैसला करता है कि वो कुछ दिनों तक इसी होटल में रुकेगा, ताकि उसे और सबूत मिल सके और वो इस मामले की गहराई से अपना इन्वेस्टिगेशन कर सके। इधर रैना अपने दादा दादी पर गुस्सा करने लगती है। वो उनसे सवाल करती है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई। इस पर सुखनीत उसे समझाते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम अभी अभी अपने पिता की मौत का दर्द झेल कर लौटी हो। हम नहीं चाहते थे कि तुम और ज्यादा परेशान हो जाओ, इसलिए हमने तुम्हें ये बात नहीं बताई। हमें तुम्हारी फिक्र है और हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। ये सुनकर रैना चुप तो हो जाती है, लेकिन उसके मन में फिर भी अनसुलझे सवाल और बेचैनी बनी रहती है। रात के समय रैना की छोटी बहन अपने कमरे में भगवान से प्रार्थना कर रही होती है और रैना से कहती है कि उसे भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और रोज प्रार्थना करनी चाहिए। रैना अपने कमरे के बाहर खड़ी होती है और उसकी नज़र तीसरी मंजिल के एक कमरे पर पड़ती है, जहां से हल्की सी रोशनी जलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि सुखनीत ने साफ कहा था कि वहां कोई नहीं रहता। ये जानने के लिए कि वहां कौन है और लाइट किसने जलाई, रैना ऊपर जाने का फैसला करती है। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर ठीक उसी तरह जैसे उस लेडी वर्कर ने किया था, रैना कॉरिडोर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। जब उसे पता चलता है कि दरवाज़ा बंद है, तो वो जोर लगाकर उसे तोड़ देती है और अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर जाते ही उसे सामने वाले कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। डर और जिज्ञासा के बीच रैना कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। अंदर वही सफ़ेद लड़की बैठी होती है। रैना को देखते ही वो लड़की वही शब्द दोहराती है, 3 रातें और आधी रात। रैना वहाँ कोई हंगामा नहीं करती और चुपचाप वहाँ से लौट आती है। उसे लगा कि शायद वो होटल की कोई गेस्ट होगी, लेकिन वो अजीब लाइन पूरी रात उसके दिमाग में घूमती रहती है। अगले दिन जब रैना अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाती है, तो रास्ते में उसकी कार के कांच पर अचानक एक लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब होता है पहला दिन। कुछ ही पल बाद वो निशान गायब हो जाता है। ये घटना रैना को अंदर तक परेशान कर देती है। वो वापस आकर सुखनीत से बात करती है और उनसे पूछती है कि 3 रातें और आधी रात का क्या मतलब है। वो उन्हें बताती है कि पिछली रात उसने तीसरी मंजिल पर एक कमरे में लाइट जलती देखी थी, फिर वहाँ से रोने की आवाज़ सुनी और ये सोच कर गई थी कि शायद वहाँ रहने वाली कोई गेस्ट परेशानी में है। रैना के मन में एक और सवाल भी उठता है कि अगर तीसरी मंजिल पर कोई रह रहा है, तो सुखनीत ने ये क्यों कहा कि वहाँ रिनोवेशन चल रहा है और कोई मौजूद नहीं है। रैना की सारी बातें सुनते ही सुखनीत का चेहरा डर से पिला पड़ जाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि वो तीसरी मंजिल का कोई भयानक राज जानती है और इसी वजह से वो हमेशा सबको वहाँ जाने से रोकती थी। अब जब रैना वहाँ जा चुकी थी और उस कमरे का दरवाज़ा खोल चुकी थी, तो सुखनीत अंदर से बुरी तरह डर जाती है। उस पल वो समझ ही नहीं पाती कि रैना को क्या जवाब दे। कुछ देर बाद रैना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रैना अपनी बहन को स्कूल छोड़ने चली जाती है। उसके जाते ही सुखनीत के पति उनके पास आते हैं और बताते हैं कि आज पुलिस यहाँ आने वाली है, क्योंकि लेडी वर्कर की बेटी ने पुलिस को यहाँ की सारी बातें बता दी हैं और अब पुलिस इस होटल की जांच करना चाहती है। ये सुनकर सुखनीत उदास हो जाती है
और कहती है कि अब कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि रैना भी तीसरी मंजिल पर जा चुकी है और उस रहस्यमयी कमरे का दरवाज़ा खोल चुकी है। ये सब सुनकर सुखनीत के पति भी बुरी तरह डर जाते हैं। दोनों घबराकर सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। लेडी वर्कर की मौत की खबर चारों तरफ फैल चुकी होती है और पुलिस भी होटल में जांच के लिए आ चुकी होती है। जैसे ही बाकी मेहमानों को इस घटना के बारे में पता चलता है, वे डर के मारे एक एक करके होटल छोड़ने लगते हैं। उसी दौरान वो रिपोर्टर भी वहीं मौजूद होता है और हर छोटी बड़ी बात की जांच कर रहा होता है। तभी रैना भी वहां पहुंचती है। अचानक होटल का फ़ोन बजता है। रैना फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से उसे उसी तीसरी मंजिल वाले कमरे में तौलिया देने के लिए कहा जाता है। रैना तौलिया लेकर उस कमरे में जाती है। कमरे में दाखिल होते ही वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन तभी उसे बाथरूम से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो डरते डरते बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं होता। तभी कमरे का फ़ोन फिर से बजता है। रैना फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि अगर वो ना बाथरूम में है और ना ही कमरे में, तो सोचो वो कमरे में कहाँ छुपी हो सकती है। ये सुनते ही रैना बुरी तरह घबरा जाती है। वो तुरंत रिसेप्शन पर फ़ोन करके पूछती है कि इस कमरे में कौन ठहरा हुआ है। जवाब मिलता है कि वो कमरा पूरी तरह खाली है और वहाँ कोई भी नहीं रह रहा। तभी रैना की नज़र पर्दों की तरफ जाती है, जहाँ उसे वहीं सफ़ेद लड़की चलती हुई दिखाई देती है, जिसे देख वो घबरा जाती है और अगले ही पल वो लड़की कालीन के नीचे से सरकती हुई रैना की तरफ आने लगती है। रैना साफ देख पाती है कि वो लड़की सफ़ेद बालों वाली है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके चेहरे पर गहरा दुख झलक रहा है। ये नज़ारा देख रैना डर के मारे कांप उठती है और भागकर कमरे से बाहर निकल आती है। तभी वहाँ रिपोर्टर पहुँच जाता है और रैना को संभालता है। रैना उसे पूरी घटना बताती है कि कमरे के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन जब रिपोर्टर अंदर जाकर कमरे की जांच करता है तो वहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो। रैना की बात सुनकर होटल के बाकी स्टाफ भी डर जाते हैं और एक एक करके अपनी नौकरी छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि सुखनीत और उनके पति को मजबूरन रैना और रिपोर्टर आर्डो को पूरी सच्चाई बतानी पड़ती है। और यहाँ हमें इस कहानी के पहले अध्याय के बारे में पता चलता है। वे बताते हैं कि करीब 6 साल पहले जब उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, तब रैना के पिता यानी उनके बेटे गरिंटो ने पैसे का जुगाड़ करके ये होटल खरीदा था और कहा था कि अगर वे चाहें तो यहाँ रह सकते हैं और होटल से होने वाली कमाई से अपने खर्चे चला सकते हैं। लेकिन जब वे पहली बार इस होटल में आए तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए उन्होंने पूरे होटल का रेनोवेशन करवाया। इसी दौरान जब तीसरी मंजिल पर एक मजदूर लाइटें लगा रहा था, तब उसने भी उस बिना रूम नंबर वाले कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। उस मजदूर ने बिना जाने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने की गलती कर दी और अंदर उसे वही सफ़ेद लड़की दिखाई दी, जिसने उसे भी वही शब्द कहे, 3 रातें और आधी रात। इसके बाद अगले 2-3 दिनों तक उस मजदूर के साथ भी अजीब घटनाएं होती रहीं और फिर तीसरी रात ठीक आधी रात यानी 12 बजे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सुखनीत और उनके पति बताते हैं कि 3 रातें और आधी रात का मतलब यही होता है। जिस किसी से भी वो सफ़ेद लड़की ये शब्द कहती है, उसके साथ पहले 2-3 दिनों तक अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं और तीसरी रात ठीक 12 बजे उसकी भयानक मौत हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि उसे मारने वाली वही सफ़ेद लड़की होती है। वे आगे बताते हैं कि उस मजदूर की मौत के बाद उन्होंने होटल में एक ओंझा बुलाया था, जो भटकती आत्माओं को भगाने का काम करता था, ताकि इस डरावने साए से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। ओंझा खुद इतना डर गया था कि उसमें उस कमरे के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा था कि इस कमरे को हमेशा बंद रखा जाए, ताकि उस सफ़ेद लड़की की आत्मा को कोई देख ना सके, ना उसकी आवाज़ सुन सके और ना ही कोई वहाँ जा सके, क्योंकि जो भी उस कमरे तक पहुँचता है वही उस लड़की का अगला शिकार बनता है। लेकिन एक बात तो साफ थी, और वो ये कि वो आत्मा उसी कमरे से जुड़ी हुई थी और यही वजह थी कि उसे वहाँ से निकालना नामुमकिन था। इसी डर के कारण तीसरी मंजिल को हमेशा बंद रखा जाता था और किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन जैसे ही उस लेडी वर्कर ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, सारी डरावनी घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। ये सब सुनकर रैना और रिपोर्टर दोनों अंदर से हिल जाते हैं। लेकिन रैना अपने बारे में सोचने के बजाय अपनी छोटी बहन को लेकर ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो घबरा कर कहती है कि किसी भी हालत में उसकी बहन को उस कमरे के पास भी नहीं जाने देना है, चाहे जो भी हो जाए। दूसरी तरफ स्कूल में रैना की बहन को दिखाया जाता है, जहां वो लैब से कुछ ज़रूरी सामान लेने जाती है।
तभी अचानक उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और दूसरे ही पल वहाँ रखी हुई एक मूर्ति अचानक जिंदा हो जाती है और देखते ही देखते वो मूर्ति हाथ में एक कैंची लिए इधर उधर चलने लगती है और रैना की बहन की तरफ बढ़ते हुए बार बार कहती है कि जब तुम मरोगी तब तुम्हें भी वही दर्द महसूस होगा जो उस सफ़ेद लड़की ने सहा था। ये डरावना मंजर देखकर रैना की बहन चीखते हुए वहाँ से बाहर भाग जाती है। उसकी चीख को सुनकर स्कूल में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो टीचर को सारी बात बताती है कि अंदर कोई है और मूर्ति हिल रही थी। ये सुन टीचर उसके साथ लैब के अंदर जाकर चेक करती है, लेकिन वहाँ सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है। सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी होती हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थोड़ी देर बाद रैना की बहन घर लौटती है, जहाँ रैना उससे सबसे पहला सवाल यही पूछती है कि क्या वो तीसरी मंजिल के उस कमरे में गई थी। उसकी बहन सच बताते हुए कहती है कि हाँ, वो वहाँ गई थी, क्योंकि उसे भी उस कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। जब वो अंदर पहुंची तो उसने वहाँ वही सफ़ेद लड़की बैठी हुई देखी, जिसने उसे भी वही डरावने शब्द कहे, 3 रातें और आधी रात। इसका साफ मतलब ये था कि अब दोनों बहनों पर वो श्राप लग चुका था और उनके पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। इस भयानक सच्चाई को समझने के बाद उस सफ़ेद लड़की के बारे में और ज़्यादा जानने और किसी सोल्यूशन की तलाश में रैना और वो रिपोर्टर उसी ऊंजा के पास जाने का फैसला करते हैं जिसने कभी तीसरी मंजिल को सील किया था। ऊंजा बताता है कि वो सफ़ेद लड़की किसी रहस्य को छुपाए हुए है, उसे मुक्ति नहीं मिली है, जिस कारण वो मरने के बाद भी परलोक में नहीं जा पा रही और इसी दुनिया में फंसी हुई है। अब अगर वे सच जानना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले उस लड़की का नाम जानना होगा, क्योंकि सिर्फ उसी नाम से वे उसकी आत्मा से बात कर पाएंगे। इस बात को सुनकर रैना और रिपोर्टर साथ ही अन्य लोग उस लड़की के नाम के बारे में सोचने लगते हैं। तभी रैना को याद आता है कि उनके पिता ने कहा था कि उन्होंने जो भी रहस्य अपने दिल में रखे हैं वे अपनी किताबों में लिख दिए हैं। ये सोचकर रैना अपने पिता की लिखी किताबें सभी को पढ़ने के लिए देती है, ये उम्मीद रखते हुए कि कहीं ना कहीं उसके पिता ने उस सफ़ेद लड़की या होटल के रहस्य के बारे में लिखा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन किताबों में किसी को कुछ भी नहीं मिलता, जिससे रैना बेहद निराश हो जाती है। अब वो अकेले उस कमरे की तरफ जाने का फैसला करती है, क्योंकि वो पक्के तौर पर जानती थी कि कमरे में कुछ तो ज़रूर है। जैसे ही वो कमरे की ओर बढ़ती है, रिपोर्टर और उसकी बहन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और रैना को अंदर जाने से रोकते हैं, क्योंकि वहाँ उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकता है। लेकिन रैना उन्हें समझाती है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो तीसरी रात के आधी रात तक हम मर ही जाएंगे, पर अगर हम कोशिश करें तो शायद बच जाए। इसलिए रैना और उसकी बहन अंदर जाती हैं, जबकि रिपोर्टर बाहर ही खड़ा रहता है, क्योंकि वो अब तक अंदर नहीं गया था और इसलिए 3 रातें और आधी रात का श्राप उस पर काम नहीं कर सकता। कमरे में पहुंचते ही रैना और उसकी बहन अलग हो जाती हैं और हर जगह सबूत ढूंढना शुरू कर देती हैं, जहां उनकी नज़र एक सूखी सफ़ेद फूल पर पड़ती है। रैना की बहन बाथरूम में जाकर चेक करती है और वहां उसे वही भूत दिखाई देता है जो पहले उसे डराता था। रैना बिस्तर के नीचे जांच करने जाती है और वहां उसे एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है जिस पर कुछ लिखा था। वो उसे अपने पास रखती है और रिपोर्टर को दिखाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन के पास लौटती है वो देखती है कि उसकी बहन का अब बिहेवियर बदल गया है, यानी उस लड़की की आत्मा ने उसकी बहन को पजेस कर लिया था। रैना उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहन के सिर पर एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। वो रैना पर हमला करती है, उसका सिर दीवार से टकराती है और दीवार पर चढ़ जाती है। ये बेहद डरावना नज़ारा होता है और उसकी चीख को सुन रिपोर्टर भी अंदर आ जाता है और किसी तरह उसे उस स्थिति से बाहर निकालता है, लेकिन इस दौरान खुद भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब रैना की बहन पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सफ़ेद लड़की का भूत उनके सामने खड़ी है, जिसने फिर से कहा 3 रातें और आधी रात। ये लाइन उसने रिपोर्टर के लिए कही थी, यानी अब ये श्राप उस पर भी काम करने लगा, क्योंकि वो भी कमरे में प्रवेश कर चुका था। लेकिन तीनों ने तुरंत कमरे से भागना तय किया। जब वे बाहर आए तो देखा कि घड़ी में 12 बज रहे थे, यानी रैना और उसकी बहन के लिए ये दूसरा दिन शुरू हो गया था, जबकि रिपोर्टर के लिए ये अभी पहला दिन था। इस स्थिति ने तीनों अपनी ज़िंदगी को लेकर बेहद चिंतित हो जाते हैं। रैना रोते हुए रिपोर्टर से कहती है कि मुझे लगता है ये कमरा उसी लड़की का था, यानी वो यहीं रहती थी। शायद पिताजी भी उसे जानते थे, इसलिए उसे यहाँ रहने की परमिशन दी थी। इसके बाद रैना रिपोर्टर को वो कागज़ का टुकड़ा दिखाती है जिसे उसने पाया था। इसे देखकर वे हर कमरे के बिस्तर के नीचे मिले ऐसे और भी कागज़ के टुकड़े निकालते हैं। हर टुकड़े पर सफ़ेद अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था,
यानी ये एक पत्र था जिसे किसी ने अलग अलग टुकड़ों में काटकर होटल के अलग अलग कमरों में रखा था। ये एक तरह का पहेली या खेल जैसा था। जब सभी टुकड़े जोड़ दिए गए तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा था, जैस्मिन। इससे उन्हें पता चला कि सफ़ेद लड़की का नाम निश्चित रूप से जैस्मिन है और ये पत्र जैस्मिन ने रैना के पिताजी के लिए लिखा था। पत्र में लिखा था कि मैंने रैना के पिताजी से पहली बार जंगल में एक पाइन के पेड़ के पास मुलाकात की थी और वो समय मेरे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि उसके बाद मैंने रैना के पिताजी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया और मैं हमेशा उसके साथ उसी जंगल में पाइन के पेड़ों के पास रहना चाहती हूँ। इससे उन्हें समझ में आ गया कि अगर वे पाइन के पेड़ों वाले उस जंगल में जाएं तो निश्चित रूप से पिताजी से जुड़े कुछ सुराग मिल सकते हैं। तो रैना और रिपोर्टर जंगल में पाइन के पेड़ों की खोज करने निकल जाते हैं और जल्द ही उन्हें वो जगह मिल भी जाती है जहाँ पाइन के पेड़ों के साथ कई सफ़ेद फूल भी उग रहे थे। यही वो जगह थी जहाँ रैना के पिताजी और जैस्मिन अक्सर मिलते थे। रैना यहाँ आकर उस लेटर के और भी बातें याद करने लगती है। पत्र के अनुसार वे लोग उत्तर की ओर बढ़ते हैं और एक नदी के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक नाव में बैठे नाविक को वहां देखते हैं। वे उस व्यक्ति से पूछते हैं कि ये सफ़ेद फूल असल में कहाँ उगते हैं, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, क्योंकि संभव है कि जैस्मिन उसी जगह से हो। नाविक बताता है कि ये फूल केवल उनके गांव में ही उगते हैं और उनके गांव का नाम भी वाइट फ्लावर विलेज है। ये सुनकर रैना और रिपोर्टर थोड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वे सच के बहुत करीब हैं। इसके बाद वे नाविक से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनके गांव के मुखिया के घर ले चलो, हमें उनसे ज़रूरी बात करनी है। नाविक उनकी मदद करता है और उन्हें मुखिया के घर पहुंचा देता है। जब रैना और रिपोर्टर मुखिया से बात करना शुरू करते हैं तो वो उन्हें होटल में हो रही मौतों के बारे में बताता है, लेकिन जब वे सफ़ेद लड़की जैस्मिन की एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं, यानी वो पूरी तरह से सफ़ेद थी और उसकी आंखें लाल थीं, तो मुखिया सुनकर बहुत डर जाता है और उन्हें बाहर निकाल देता है। कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और बात नहीं करना चाहता। अब बाहर बारिश हो रही थी और ये लोग नदी पार भी नहीं कर सकते थे, इसलिए नाविक उन्हें आज रात यहीं ठहरने को कहता है, जिसे वे मान जाते हैं। घर के अंदर आने पर रैना बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे यहाँ कोई सबूत नहीं मिला और अब उनके पास केवल एक दिन का समय बचा है। यहाँ रैना रिपोर्टर को बताती है कि जब मेरी माँ बीमार हुई और पिताजी को कैंसर हुआ, मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन तब भी भगवान ने मेरी नहीं सुनी, मेरी मदद नहीं की, बल्कि मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। लेकिन जब मैं यहाँ रहने आई तो मुझे ये जगह मिली, लेकिन मुझे और मेरी बहन को उसी भाग्य का सामना करना पड़ेगा, यानी हमारी मृत्यु। वो रोने लगती है और कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि भगवान उसके साथ क्या कर रहे हैं। इसके बाद रिपोर्टर उसे समझाता है कि अगर आज आपके साथ बुरी चीज़ें हो रही हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपको आने वाले कठिन समय के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि भविष्य में यदि कभी आप किसी मुश्किल में फंसे हों तो आप हार न मानें, बल्कि भगवान से प्रार्थना करें और भगवान पर विश्वास रखें। वे लोग अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे रिपोर्टर को शक होता है कि मुखिया की पत्नी ज़रूर कुछ न कुछ जानती है और उनसे छुपा रही है, क्योंकि पहले जब वे बातचीत कर रहे थे तब भी रिपोर्टर ने देखा था कि मुखिया की पत्नी उनके वार्तालाप को चुपचाप सुन रही थी। इसलिए वे चुपचाप मुखिया के घर में प्रवेश करते हैं और वहाँ उन्हें उस लड़की जैस्मिन की तस्वीर दिखाई देती है और यहाँ हमें इस कहानी के दूसरे अध्याय के बारे में पता चलता है। मुखिया की पत्नी उन्हें बताती है कि असल में ये लड़की उनकी बेटी है। अब वे नाविक और मुखिया की पत्नी से सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। नाविक उन्हें बताता है कि उस सफ़ेद लड़की का असली नाम मैनोर था, जो मुखिया के घर में पैदा हुई थी, लेकिन उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर सफ़ेद था, यहाँ तक कि उसके बाल और त्वचा भी। इसलिए उसका नाम उस सफ़ेद फूलों के आधार पर रखा गया जिनके नाम पर यह गांव था। मैनोर के अजीब दिखने के कारण लोग उसे परेशान करते थे। बच्चे उसे डराते और अक्सर उसे शैतान कहते थे कि वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। उसका पिता भी उसे पीटता और कमरे में बंद रखता था क्योंकि उसकी वजह से गांव में उसका सम्मान घट रहा था। इसी कारण मैनोर अकेली रहने लगी। वो अपने मन में खेल बनाती, खुद के साथ खेलती और डांस करती। लेकिन जैसे ही 20 साल पूरे हुए वो घर से भाग गई और कोई नहीं जानता कि भागने के बाद वो कहाँ गई। ये सब सच जानने के बाद रैना और रिपोर्टर होटल लौटते हैं और अब क्योंकि उन्हें मैनोर का असली नाम पता चल गया है, वे होटल में ओझा को बुलाते हैं। ओझा उन्हें मैनोर के बारे में बताता है। वे उसकी आत्मा से बात करता है और यहाँ हमें इस कहानी के अंतिम अध्याय के बारे में पता चलता है। आत्मा उन्हें बताती है
कि जब वो घर से भागी तब वो उसी जंगल में पाइन के पेड़ों के पास गई जहां उसने पहली बार रैना के पिताजी से मुलाकात की थी। उस वक्त वो बहुत बीमार थी और मौत के कगार पर थी। रैना के पिताजी ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसे होटल में रहने के लिए एक कमरा भी दिया। उन्होंने अपनी माँ के सारे गहने मैनोर को दे दिए क्योंकि रैना के पिताजी के पास अपने माता पिता के अलावा कोई नहीं था। और अब जब वो मैनोर को सबसे करीबी व्यक्ति मानते थे तो उन्होंने सब कुछ उसे दे दिया, जिससे मैनोर को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके चेहरे को देखे बिना उसके इतने करीब आकर उसे अपनाया था। जिसके बाद दोनों ने उसी होटल में रहना शुरू कर दिया और जल्द ही वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए क्योंकि रैना के पिताजी ने कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि वो दूसरों से अलग है। इसके कारण मैनोर ने भी खुद स्वीकार किया कि वो दूसरों से अलग है। लेकिन फिर एक दिन रैना के पिताजी अपने बिजनेस के किसी काम से जकार्ता चले गए और उसके बाद मैनोर उनकी वापसी का इंतज़ार करती रही। इसी दौरान उसने रैना के पिताजी के लिए वो पत्थरों का खेल बनाया, यानी एक पहेली खेल, जिसे उसने कई टुकड़ों में काट कर हर कमरे के बिस्तर के नीचे रख दिया। लेकिन कई दिन बीत गए और रैना के पिताजी वापस नहीं लौटे तो मैनोर खुद ही उन्हें ढूंढने जकार्ता पहुंच गई। लेकिन वहां उसने देखा कि रैना के पिताजी किसी और के साथ हैं, मतलब कि वे सगाई कर रहे थे और वो लड़की उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी, जिसे देख मैनोर ने समझ लिया कि रैना के पिताजी ने उसे धोखा दिया। इस वजह से उस गरीब लड़की का दिल टूट गया। दुख और अपमान के चलते होटल लौटकर उसने गुस्से में धीरे धीरे अपने शरीर की सारी त्वचा उतारनी शुरू कर दी क्योंकि उसके दिल को इस तरह तोड़ कर रैना के पिताजी ने उसे ये एहसास दिलाया कि वो वास्तव में दूसरों से अलग है, किसी के योग्य नहीं है और कोई उसे स्वीकार नहीं कर सकता। सिर्फ अपने झुर्रियों भरे चेहरे के कारण वो हमेशा अकेली रहेगी। इसलिए उसने लगातार 3 दिन अपने शरीर की त्वचा उतारती रही और जैसे ही तीसरी रात का आधी रात आया वो दर्द में मर गई। ये सुनकर रैना और रिपोर्टर बहुत दुखी और डर गए और ओझा से पूछने लगे कि अब हम इसे कैसे ठीक करें। ओझा ने कहा कि अब आपको मैनोर का टूटे हुए दिल को जोड़ना होगा, यानी अब उन्हें किसी तरह मैनोर के मृत शरीर को ढूंढना होगा। उन्हें मृत शरीर को किसी ऐसे तत्व के साथ जोड़ना होगा जो जीवित की तरह काम करे ताकि मैनोर उन्हें माफ कर सके। लेकिन जब उन्होंने ओझा से पूछा कि यह काम कैसे होगा तो मैनोर की आत्मा आई और ओझा पर हमला कर उसे मार दिया। ये दृश्य देख रैना और रिपोर्टर बहुत डर गए। रैना बहुत तनाव में थी क्योंकि उनके पास सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत कम समय बचा था। फिर रैना की बहन की नज़र उनके पिताजी के सामान पर गई जो बिस्तर के नीचे रखा हुआ था और वहाँ एक किताब थी जिस पर लिखा था वाइट एज जैस्मिन, यानी उनके पिताजी ने मैनोर के बारे में उसी किताब में लिखा था। किताब पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि असल में रैना के पिताजी किसी मीटिंग के लिए जकार्ता नहीं गए थे, बल्कि वे मैनोर को शादी का प्रस्ताव देने और उसके लिए सफ़ेद फूलों की अंगूठी बनवाने गए थे ताकि लौटकर उसे सरप्राइज दे सकें, उसे ये बता सकें कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब वे दुकान से अंगूठी लेने गए तो बाहर आते समय उनका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में रैना के पिताजी को गंभीर चोट लगी जिससे उनकी याददाश्त चली गई और जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो असल में सुखनीत और उनके पति की थी, यानी रैना के पिताजी उनका असली बेटा नहीं थे। उन्होंने उसे बस गोद लिया था और अपने बेटे की पहचान दे दी थी, उसका नाम और सब कुछ। उसके बाद रैना के पिताजी सुखनीत और उसके पति के साथ रहने लगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें सब कुछ याद आ गया कि वे यहाँ क्यों आए थे। उन्होंने तुरंत होटल लौटकर मैनोर के लिए अपनी याद और प्यार व्यक्त करना चाहा, लेकिन तब तक मैनोर का शरीर बहुत खराब हालत में था। ये देखकर रैना के पिताजी बेहद दुखी हो गए और पूरी तरह टूट गए। वो हमेशा सोचते रहे कि काश उस दिन उन्होंने मैनोर को सब कुछ बता दिया होता कि वे उससे कितना प्यार करते हैं और सरप्राइज़ देने जकार्ता जा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज ऐसा नहीं होता और दोनों साथ होते। लेकिन अब मैनोर मर चुकी थी, वो चली गई थी। रैना के पिताजी ने उसका शव होटल के बेसमेंट में बनाए गए एक सुरंग में दफना दिया ताकि वो शांति पा सके। उसकी कब्र पर उन्होंने वहीं सफ़ेद फूलों के अंगूठी की तस्वीर बनाई जो उन्होंने मैनोर के लिए बनाई थी, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले और उसकी कब्र हमेशा वहीं रहे जहां उसने मैनोर के साथ इतने प्यारे यादगार पल बिताए थे। इसके बाद रैना के पिताजी ने हमेशा के लिए इस होटल को छोड़ दिया क्योंकि वे इस दुख में जीवन नहीं जी सकते थे। ये सब देखकर रैना और उसकी बहन ने समझा कि इसका मतलब ये है कि पिताजी ने मैनोर को धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसे बेहद प्यार किया था। लेकिन मैनोर मौत से पहले ये सच नहीं जान पाई। अब उन्हें किसी भी तरह मैनोर को पूरी सच्चाई बतानी होगी। तभी उन्हें ओझा की बात याद आती है
कि मैनोर के शव को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ना होगा जो जीवित की तरह काम कर सके। अब वही अंगूठी उस काम के लिए उपयोग होने वाली थी, जिससे वे मैनोर के हाथ में उसे पहनाकर उसके टूटे दिल को जोड़ देंगे। इससे मैनोर जान पाएगी कि रैना के पिताजी उससे कितना प्यार करते थे और उन्होंने उसे कभी भी धोखा नहीं दिया था। इसके बाद रैना और रिपोर्टर होटल के बेसमेंट में पहुंचते हैं। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे ताकि सुरंग के भीतर मैनोर की कब्र खोज सकें। वे सुरंग में अलग अलग डायरेक्शन में जाकर मैनोर के शव की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन तभी मैनोर की आत्मा आती है, क्योंकि वो उन्हें ये काम इतनी आसानी से करने नहीं देना चाहती थी। वो रिपोर्टर को पजेस कर लेती है और रैना को गलत रास्ता दिखाती है ताकि उनका समय बर्बाद हो। लेकिन जल्द ही रैना को पता चल जाता है कि रिपोर्टर पजेस हो चुका है और अगले ही पल वो रैना पर हमला कर देता है। रैना रिपोर्टर को घायल कर बेहोश कर देती है। इसके बाद रैना फिर से कब्र की तलाश में लग जाती है। वो बहुत चिंतित थी क्योंकि अब उसके पास बहुत कम समय बचा था और जल्दी ही 12 बजने वाले थे। तभी रैना अपनी बैग में अपने दादा दादी का लिखा हुआ एक पत्र पाती है, जिसमें लिखा था कि रैना, अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो भगवान से प्रार्थना करो, वो जरूर मदद करेंगे। आखिरी रास्ता भगवान है जो निश्चित रूप से मदद करता है। इसलिए रैना प्रार्थना करने लगती है। वो रोते हुए और भगवान से मदद मांगते हुए प्रार्थना करती है। रैना की बहन भी अपने दादा दादी के साथ प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि केवल भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद रैना कब्र ढूंढ लेती है और वो खुद उसे खोदने लगती है। थोड़े समय में ही उसे मैनोर की कंकाल मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि रैना मैनोर के हाथ में अंगूठी डाल पाती, तभी पोजेस्ड रिपोर्टर वहां आता है और रैना पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह वो अपनी जान जोखिम में डालकर वो अंगूठी आखिर मैनोर के हाथ में डाल ही देती है, जिससे मृत शरीर और जीवित चीज आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ही ये सब हुआ, मैनोर ने पूरी सच्चाई जान ली। उसकी आत्मा को शांति मिली और वो वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद घायल रैना और रिपोर्टर सुरंग से बाहर आए, जहां सभी एक साथ मिलकर रोने लगे। रैना और रिपोर्टर ने पुलिस को वो सब कुछ बताया जो उनके साथ हुआ था। रिपोर्टर रैना से बात करते हुए कहा कि आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ये कहकर उसने उससे शादी के लिए प्रस्ताव रखा। रैना ने हाँ कहते हुए उसे स्वीकार कर लिया। रिपोर्टर अभी भी होटल में था और वो रैना से फोन पर बात कर रहा था कि कल हम अपनी शादी पर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही रिपोर्टर फोन काटता है, फिर से मैनोर की आत्मा शीशे से बाहर आती है। उस समय घड़ी के अनुसार 12 बज रहे थे, यानी रिपोर्टर के 3 रातों की अवधि खत्म हो चुकी थी और ये मध्य रात्रि का समय था। मैनोर पूरी बेरहमी से उसकी जान ले लेती है। अगले दिन जब रैना उसे उठाने आती है तो वो रिपोर्टर को ऐसी स्थिति में देखकर बहुत डर जाती है और रोने लगती है। उसे ये सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया था और मैनोर चली गई थी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंचती है और रिपोर्टर के मृत शरीर को ले जाती है, जबकि रैना और उसकी बहन छत पर खड़े होकर ये देखती हैं। यहाँ रैना अपनी बहन से पूछती है कि अगर रिपोर्टर को मारना था तो उसने हमें क्यों नहीं मारा, उसने तुम्हें और मुझे क्यों जिंदा छोड़ा। वो सब कुछ जान चुकी थी, फिर भी वो इस दुनिया में क्यों है, वो यहाँ से क्यों नहीं जा रही। इस पर रैना की बहन कहती है कि निश्चित रूप से हमने ये सब उसके दिल को ठीक करने के लिए किया, लेकिन फिर भी मैनोर ने उन चीज़ों को नहीं भुलाया जो अन्य लोगों ने उसके साथ किए थे, जिन्होंने उसका दिल दुखाया और उसे परेशान किया, क्योंकि उसका रंग और चेहरा अलग था। हमारे पिताजी ने उससे प्यार किया था, लेकिन बाकी लोग केवल नफरत करते थे और उसे बुरा मानते थे। तो अब जब तक मैनोर उन सभी लोगों से बदला नहीं लेती, वो यहाँ से कभी नहीं जाएगी। और कौन जानता है कि वो कभी जाएगी भी या नहीं, क्योंकि उसने खुद अपनी जान उसी कमरे में ली थी। उस दुनिया में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती, उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती और वे हमेशा इस दुनिया में फंसे रहते हैं। रैना उसकी बहन की सारी बातें सुनकर बहुत हैरान रहती है। वो सोचती है कि ये सब बातें उसे कैसे पता। तभी रैना की बहन उसकी ओर देखती है, जिसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी होती हैं, यानी मैनोर ने उसे पोजेस कर लिया था। अब तक जो भी रैना की बहन कह रही थी वो मैनोर की आवाज़ में बोल रही थी। वो ये भी बताती है कि तुम्हारे पिताजी ने वास्तव में मुझसे बहुत प्यार किया था, इसलिए अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं करूँगी और तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, क्योंकि आप दोनों उसकी बेटियाँ हैं। इसके बाद रैना और उसकी बहन अपने दादा दादी के साथ हमेशा के लिए उस होटल को छोड़ देती हैं। इसके साथ ही पुलिस ने भी उस होटल को पूरी तरह सील कर दिया, क्योंकि यहाँ इतने सारे मौतें हो चुकी थीं।
कुछ दिन बाद 2 पुलिस वाले तीसरी मंजिल की जांच करने आते हैं। वे उसी कमरे में जाते हैं जहां मैनोर बैठी होती है और उन्हें देखते ही मैनोर कहती है 3 रातें और आधी रात, जिसका मतलब है कि ये सिलसिला इस होटल में फिर से शुरू होने वाली थी। मैनोर हमेशा उस होटल के कमरे में रहेगी और जो भी यहाँ आएगा वो उसकी शिकार होगी, जिसके साथ ही ये आखिरी सीन भी यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।